क्या? ऐसा क्या है? क्या सिखाने जा रहे हो? रुद्र ने प्रत्यक्षा से एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेइज्जती का बदला लेना, बेहद शराफत और इज्जत से इज्जत उतारना सिखाता हूं तुम्हें। बेटियां विदा होने के बाद पिता के घर से पति के घर आती है, इसीलिए उसे पग फेरे की रस्म कहते हैं। लेकिन जब बेटी पिता का घर ही डेरा जमा ले तो उसे वही कहते हैं जो आप हमें कह रहे हैं। वैसे आपकी नजर काफी कमजोर है, इसीलिए घर के असली मालिक से कहिए कि उनकी बेटी आई है। रुद्र की बातें सुनते ही रामिया गुस्से में ही बाहर आते हुए रुद्र पर चिल्लाने लगी। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम होते कौन हो मेरे सामने आवाज उठाने वाले? औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की भी। रामिया रुद्र पर चिल्ला रही थी कि तभी ठाकुर देवेंद्र ने रामिया को डांटते हुए कहा, चुप रहो, मेरी बेटी एक वक्त के बाद वापस आई है, जाओ पूजा की थाली लेकर आओ। रामिया गुस्से में तिलमिलाई हुई थी, लेकिन वहीं पर ठाकुर देवेंद्र की आंखों में प्रत्यक्षा को देखकर आंसू थे। इस पर हितिका जल्दी से पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर आई और प्रत्यक्षा को देखते ही उससे कहने लगी, बिटिया तुम आ गई। हमें तो जैसे ही पता चला कि तुम आज रस्म के लिए आ रही हो, हम तो तुम्हारे लिए 15 पकवान ही बना डाले। प्रत्यक्षा ने इशारा करते हुए रुद्र से कहा, सुनो, ये मेरी भाभी है, चलो इनसे मिलाती हूँ तुम्हें। हितिका जैसे ही आगे बढ़ी और उन दोनों की आरती उतारने लगी कि तभी किरण अम्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मनहूसियत को आरती उतारकर बुलाया नहीं जाता बहू, बल्कि मिर्च को आग में डालकर मनहूस लोगों की बुरी नजर को भगाया जाता है। हिम्मत कैसी हुई इस मनहूस लड़की की इस जानवर को साथ लेकर यहाँ आने की? बोला था ना कि ये लड़की नहीं आएगी यहाँ। अब हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी इस हवेली में? क्या कर रही है ये मनहूस यहाँ? देवेंद्र ने किरण अम्मा की बात का जवाब देते हुए उससे कहा, अम्मा, रस्म और बाकी काम थोड़ी देर में सब हो जाएगा, तब तक शांत रहिए ना। हमारी बिटिया हमारे सामने कितने दिनों बाद आई है, जरा इसको नजर भर के देखने तो दो। आपकी बिटिया वहां जिंदा भी थी या नहीं, ये तक जानने की कोशिश की थी आपने? वो खुश थी या रो रही थी, आपको इस बारे में कुछ पता भी था? फिर अब आप कैसे इसकी परवाह कर रहे हैं? हर पल की खबर थी हमको। भीमा और हमरे बीच चाहे जो भी हो, वो हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत ना तो करेगा और ना ही कुछ गलत होने देगा। भीमा मतलब? तुम्हारे बाबा को हम भीमा कहते हैं। हितिका ने प्रत्यक्षा और रुद्र की आरती उतारी और फिर उन दोनों पर से ही कुछ पैसे उतारकर पीछे खड़े नौकरों को देते हुए हितिका उन नौकरों से कहने लगी, ये पैसे किसी गरीब को दे देना और आगे से इन दोनों को रोकने की कोशिश भी नहीं करना। ये दोनों इसी हवेली के ही सदस्य हैं। प्रत्यक्षा और रुद्र ने हवेली में एक साथ ही अपने कदमों को रखा। इस पर रामिया गुस्से में ही किरण अम्मा से कहने लगी, दादी, लगता है कि आपका वक्त गया। इस हवेली में अब आपकी नहीं चलती, वरना ये दोनों यहाँ कभी नहीं आते। देख रही हैं ना आप कि कैसे सबने मिलकर इन दोनों को अंदर आने दिया। दादी, आप कुछ करती क्यों नहीं? इधर प्रत्यक्षा और रुद्र को हवेली के सभी नौकर एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे और आपस में फुसफुसाते जा रहे थे। बेचारी बिटिया कैसे इस जल्लाद के हाथ लग गई, न जाने कैसे जी रही होगी वहां। सुना है बेटिया वहां खुश है, लेकिन हमको तो लगता है कि ये सब नाटक है। कहाँ मालूम कि ये लोग बिटिया को डरा धमका के यहाँ लाए हो। हमको तो डर लगता है कि बरसों पुराना इतिहास वापस से खून की नदियां ना बहा दे। छोटी मालकिन के साथ जो हुआ था वो उनकी बिटिया के साथ भी ना हो जाए। छोटी मालकिन की आत्मा तो बिटिया की फिक्र में आज भी रोती होगी। इधर देवेंद्र ने सभी नौकरों से पूछा, सारी तैयारियां हो गई है ना? सभी नौकर डरी हुई नजरों से किरण अम्मा की तरफ देख रहे थे कि तभी किरण अम्मा ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, काहे से हम मना किए हैं इन सबको। कोई भी तुम्हारे काम में हाथ नहीं लगाएगा। इस मनहूस लड़की का जो भी काम तुमको करना है करो जाकर, और जल्दी विदा करो इसको यहाँ से। हमें अपने घर में ज्यादा देर तमाशा नहीं चाहिए। किरण अम्मा ने प्रत्यक्षा को ताना देते हुए अपने नौकरों से कहा, गंगा जल निकालो मंदिर से, घर शुद्ध करने के काम आएगा। प्रत्यक्षा बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि आज वो रुद्र के साथ पहली बार अपने घर आई थी। किसी की भी बात को दिल पर मत लगाना।
मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ रहा है। मैं दिल पर सिर्फ वही बातें लगाता हूँ जो मुझे पसंद आती है। मैं बाकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, वरना जीना मुश्किल होने लगेगा। देवेंद्र ने उन दोनों को ही एक साथ बैठाते हुए उनसे कहा, बस थोड़ी देर बैठो, हम बाकी का इंतजाम देख कर आते हैं। इस पर हितिका जल्दी से एक बर्तन में पानी लेकर आई और उस बर्तन को प्रत्यक्षा और रुद्र के पैरों के पास रखकर उन दोनों से कहने लगी, अब इसमें आप दोनों पैर रखो तो हम आपके पैरों को धोकर पग फेरे की रस्म पूरी करें। पानी के बर्तन में प्रत्यक्षा और रुद्र के पैरों को धोते हुए हितिका ने पानी के बर्तन को किनारे रख दिया और फिर हल्दी और कुमकुम से उन दोनों के पैरों पर टीका करते हुए रुद्र और प्रत्यक्षा के माथे पर टीका लगाने लगी। हितिका ने देखा कि प्रत्यक्षा की मांग में सिंदूर नहीं था। इस पर हितिका ने प्रत्यक्षा को डांटते हुए उससे कहा, ये गलत बात है बिटिया। सुहागन औरतों को अपनी मांग सूनी नहीं रखनी चाहिए। भले वहाँ महल में तुम्हारी इन सारी बातों पर कोई ध्यान ना देता हो, लेकिन एक सुहागन औरत को गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डालना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी मांग काहे सुनी है और गले में कोई मंगलसूत्र काहे नहीं है? हितिका की बात सुनकर प्रत्यक्षा एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि उसने अब तक इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था और न ही महल में किसी ने उसे इन सारी बातों के बारे में कहा था। प्रत्यक्षा घबराई हुई नजरों से रुद्र की तरफ देखने लगी, लेकिन रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, तो क्या हुआ? ये सारी ही बातें बताने के लिए इसके पास कोई था नहीं। इसका मन साफ था, इतना ही काफी है। इसका जैसा मन होता है ये महल में वैसे रहती है। लेकिन रुद्र ने राम्या और किरण अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, दरअसल हमारे महल में इंसानों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। परिवार का हिस्सा ही माना जाता है वहां सभी को। महल के लोगों को रिश्ते निभाने आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊंची दीवारों में लोग बस एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते हो और एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। रुद्र की बात सुनते हुए हितिका समझ गई थी कि रुद्र राम्या और किरण अम्मा के किए हुए बर्ताव से नाराज था और वो उन्हें ही ये बातें सुना रहा था। रिश्ते उसके साथ निभाए जाते हैं जिसके साथ होते हैं, उनके साथ नहीं निभाए जाते जो गलती से बन गए। रिश्ता बनाना या ना बनाना ये अलग की बात है। असली रिश्ता तो दिल से जुड़ता है। बात तो यह है कि सामने वाले की नीयत कितनी साफ है ये पता होना जरूरी है। नीयत साफ हो तो इंसान बिना खून के रिश्तों को भी रिश्ते निभाना और बनाना अच्छे से जानता है। बड़ा रिश्ते की दुहाई दे रहा है। अब तू और तेरा वो किराए का बाप हमें रिश्ते की बात बताएगा? जिसकी तरफदारी करते थक नहीं रहे हो ना, वो कोई असली खून नहीं है। और तू है नाली का कीड़ा, तो तेरी क्या औकात है मेरे सामने? जिसको अपनी पत्नी बता रहा है ना तू, इसकी माँ वो बदचलन औरत थी जिसने पूरे खानदान की नाक काट के रख दी थी। पति होते हुए भी दूसरों के साथ में सोया करती थी वो, और तुम हमें बातें सुनाने चले हो। जिसके खुद के खानदान का पता नहीं वो चला है हमारी तरफ उंगली मोड़ने। ये मत सोचो कि दुनिया कुछ नहीं जानती, तो हम भी नहीं जानते कुछ। हमें सब पता है। सबकी सच्चाइयों के काले चिट्टे हमारे सामने खुले पड़े हैं। किरण अम्मा ने प्रत्यक्षा को जोर से झकझोरते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या सच्चाई नहीं बताई हो तुम इसको? ये जो तुम्हारे नाम पर इतना फूल रहा है ना, जो हमें रिश्तों की परिभाषा समझाए पड़ा है, इसको नहीं बताया तुमने कि तुम किस माँ की बेटी हो? इसको कुछ अपने बारे में नहीं बताया है ना? अरे तुम किसका खून हो ये तक नहीं जानते हम। हमारे बेटे ने तुमको पाल का लिया, खुद को यहाँ की वारिस समझने लगी हो। किरण अम्मा की बातें सुनते हुए प्रत्यक्षा के दिल को ठेस पहुंचने लगी थी। वो शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इस पर किरण अम्मा ने रुद्र से कहा, इसकी माँ इसके बाप को धोखा देकर किसी और से मिलती थी, और ये ना जाने किसकी औलाद है। काहे से ये हमारे बेटे की औलाद नहीं है, तो इसको हमारे खानदान से जोड़ना बंद करो। हमारा बेटा इसके माँ के प्यार में अंधा हो गया था, लेकिन उस अंधे की आंखें तब खुली जब इसकी माँ की रंगरलियां दुनिया के सामने आई। याद नहीं है कि तुम्हारी माँ के साथ हमने क्या किया था प्रत्यक्षा बिटिया? हमें लगता है कि तुम्हारे साथ भी वही करना होगा। आग की गरम लपटें कैसे बादल को झुलसाती है, शायद तुमको याद नहीं होगा ये सब।